हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब? एक बार फिर से स्वागत है आप सबका हमारे इस वीडियो में। दोस्तों, आज हम एडुटेरिया के द्वारा जारी 5000 प्लस एमसीक्यूज का जो बुक जारी किया गया है, वो जो बुक है आपका बिहार एसआई और बीपीएससी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है और इसमें 5000 प्लस क्वेश्चंस हैं और ये 50-50 के सीरीज में आपको एक-एक टेस्ट सीरीज दिया जाएगा, राइट? तो जिसमें से आज जो हम हैं वो पहला प्रैक्टिस सेट करने वाले हैं और ये दोस्तों बिहार एसआई और बीपीएससी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो हम लोग एक-एक करके प्रैक्टिस सेट को देखने की कोशिश करेंगे, राइट? चलिए आइए शुरू करते हैं अपना प्रैक्टिस सेट नंबर 1। तो जिसमें हमारा पहला सवाल हो जाएगा दोस्तों कि भारत के साथ व्यापार करने का चार्टर महारानी एलिजाबेथ द्वारा कब किया गया था? तो इसका राइट आंसर है आपका 31 दिसंबर 1600 ईस्वी को। अब भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के प्रारंभ से ही उग्र राष्ट्रवादियों का भी वर्ग था। निम्नलिखित में से कौन शामिल नहीं है? तो भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के प्रारंभ से ही उग्र राष्ट्रवादियों का भी वर्ग था। निम्न में से कौन इसमें शामिल नहीं थे दोस्तों? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, गोविंद रानाडे नहीं थे। 1916 में कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच लखनऊ समझौता हुआ, उसके कौन से परिणाम बाद में घातक सिद्ध हुए? तो इसका सही उत्तर है आपका ऑप्शन सी, कांग्रेस द्वारा मुसलमानों के प्रति संतुष्टिकरण की नीति का आरंभ। ये परिणाम जो है बड़ा घातक सिद्ध हुआ। व्यक्तिगत सत्याग्रह किस गवर्नर जनरल के काल में हुआ था? तो इसका सही उत्तर है आपका ऑप्शन सी, लॉर्ड लिनलिथगो के समय में हुआ था व्यक्तिगत सत्याग्रह। अब है कि एहोल अभिलेख किस शासक से संबंधित है दोस्तों? तो ये है आपका, सबको पता होगा कि पुलकेशिन द्वितीय के संबंधित है। ये सत्यमेव जयते किस उपनिषद में संग्रहित है? तो इसका सही उत्तर है आपका ऑप्शन डी, मुंडकोपनिषद में ये संकलित है या संग्रहित है। महावस्तु महात्मा बुद्ध का जीवन वृतांत है। इसका संबंध किस शाखा से है? दोस्तों, इसका संबंध जो है वो महायान शाखा से है। इसका महावस्तु का, याद रखेंगे, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है दोस्तों ये बिहार एसआई के दृष्टिकोण से। अकबर द्वारा बनाए गए उपासना भवन का क्या नाम था? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, इबादत खाना। ये उपासना भवन था जिसको हम इबादत खाना कहते हैं। सुप्रसिद्ध संगीतकार तानसेन और बैजू बावरा किसके शासन काल में सुविख्यात थे? तो किसके समय थे ये दोस्तों? इसका सही उत्तर है आपका अकबर के समय थे दोनों। चलिए आइए अब हम देखते हैं आगे। अगला है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पूर्ववर्ती संस्थाओं में सबसे पहली और प्रमुख संस्था कौन थी? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से पहले कौन सा ऐसा संगठन था जो बहुत ही रेलेवेंट था? ये यूं कहे कि कांग्रेस से स्थापना से पहले यही एक प्रसिद्ध संस्था हुआ करती थी। तो इसका सही उत्तर है आपका दोस्तों ब्रिटिश इंडिया एसोसिएशन। साइमन कमीशन की सिफारिशों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा एक कथन सही है? तो इसका सही उत्तर है आपका ऑप्शन सी, इसने केंद्र में द्विसदन विधायिका के उन्मूलन का सुझाव दिया था। अगला है कि दादा भाई नौरोजी ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन्स के लिए चुने जाने वाले पहले भारतीय थे। उन्होंने किस पार्टी के टिकट पर चुनाव जीता था? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी, लिबरल पार्टी के चुनाव चिन्ह टिकट पर इन्होंने चुनाव जीता था। न्यू कैसल पोर्ट जो दुनिया का सबसे बड़ा कोयला निर्यातक बंदरगाह है, याद रखेंगे, न्यू कैसल पोर्ट। तो न्यू कैसल पोर्ट ये किस देश में स्थित है? बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों और ये आपका है आपका ऑस्ट्रेलिया में न्यू कैसल पोर्ट। देशांतर रेखाओं के संबंध में कौन सही है? आपसे पूछ रहा है कि कौन सही है। तो देशांतर के मध्य सर्वाधिक दूरी विषुवत रेखा पर होती है। उत्तर से शुरू कर दक्षिण की ओर नीचे दी गई पहाड़ियों का सही अनुक्रमण कौन सा है? आपको नॉर्थ टू साउथ सजाना है इन पहाड़ियों को। तो आइए इसका देख लेते हैं कि सही आंसर क्या है। तो इसका सही आंसर है आपका ऑप्शन सी। तो सबसे पहले क्या हो जाएगा? नल्लामलई पहाड़ियां, उसके बाद जवड़ी जवड़ी हिल्स, उसके बाद नीलगिरी और उसके बाद अन्नामलई। ये नल्लामल्ला है, ये जवड़ी है, ये नीलगिरी है और ये अन्नामलई है। ठीक है, अन्नालाई लिख दिया गया है, अन्नामलई होना चाहिए ये। चलिए अब आगे बढ़ते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो हमारा अगला सवाल है, भारत पर हूणों का प्रथम आक्रमण किसके समय हुआ था? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, स्कंदगुप्त के समय हूणों का आक्रमण भारत के ऊपर हुआ था। निम्नलिखित में से कौन सी नदी अपने मार्ग बदलने के लिए सबसे ज्यादा प्रसिद्ध है? तो इसका सही उत्तर है आपका ऑप्शन बी, कोशी नदी। आपको पता होगा ये सबसे ज्यादा मार्ग बदलने के लिए ये नदी जानी जाती है। ठीक है, तो चलिए अब हम अगले अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। किस मृदा प्रारूप में लोहे की अतिरिक्त मात्रा होने के कारण ये उर्वरकता इसकी खत्म हो जाती है? तो किस मिट्टी में लोहे की मात्रा अगर ज्यादा हो जाती है तो इसकी उत्पादकता घट जाती है? तो इसका सही उत्तर है आपका ऑप्शन सी, लेटेराइट मिट्टी में।
प्रकाश के संदर्भ में कौन सा कथन सत्य है? तो इसका सही उत्तर है ये सभी सत्य है दोस्तों। ये एक विद्युत चुंबकीय तरंग है, ये कण प्रकृति रखता है, ये ऊर्जा का भी रूप होता है। बायोगैस संयंत्र में निम्नलिखित में से कौन सी प्रक्रिया होती है? तो बायोगैस संयंत्र में दोस्तों प्रक्रिया होती है, उसको कहते हैं किण्वन, यानी कि फर्मेंटेशन होता है। चलिए आगे बढ़ते तो एक ही वर्ग में ऊपर से नीचे की ओर आने पर परमाणु के आकार में बढ़ता है कि घटता है? आपको एक ही वर्ग है और ऊपर से नीचे आना है, ठीक है। तो इसका सही आंसर है आपका ऑप्शन ए, ये बढ़ता है। वायुमंडल में प्रकाश की विसरण का कारण क्या है? तो दोस्तों प्रकाश की विसरण का कारण जो है वो धूलकण होता है। ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं तो आपातकाल के दौरान मौलिक अधिकारों का निलंबन कौन कर सकता है? तो मौलिक अधिकारों का निलंबन जो है दोस्तों ये कर सकते हैं भारत का राष्ट्रपति। प्राक्कलन समिति के सदस्यों का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है दोस्तों? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, 1 वर्ष का होता है। निम्नलिखित में से किसके अनुमोदन से भारत की संचित निधि से पैसा निकाला जाता है? तो किनके अनुमोदन से? तो भारत की संसद के अनुमोदन से। भारतीय संविधान में विधि के समक्ष समता किस देश के संविधान से लिया गया है? यानी कि इक्वलिटी बिफोर लॉ, विधि के समक्ष समता किस संविधान से लिया गया है? तो इसका सही उत्तर है ब्रिटेन के संविधान से। और दोस्तों ये 68th बीपीएससी में पूछा गया था ये आपका सवाल। संविधान संशोधन प्रक्रिया संविधान के किस भाग में उल्लेख किया गया है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी, भाग 20 में संविधान संशोधन की प्रक्रिया ये जो है आपका पार्ट 20 में है। ठीक है दोस्तों, चलिए अब आगे बढ़ते हैं हम। तो हमारा अगला सवाल हो जाएगा दोस्तों कि किसी भी यौगिक का ऑक्सीकरण संख्या क्या होता है? किसी भी यौगिकों का ऑक्सीकरण संख्या क्या होता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी, क्योंकि ऑक्सीकरण संख्या उसी का निकाला जाता है जिसमें इलेक्ट्रॉन न हो या हो। यौगिक तो सेटिस्फाइड होता है, इसीलिए उसकी ऑक्सीकरण संख्या हम ऐसे नहीं निकाल सकते। सर्प विरोधी सुई, जो सर्प विषरोधी सुई होता है जिसको हम एंटीवेनम कहते हैं, एंटीवेनम किस तत्व का एक यौगिक है? तो दोस्तों ये जो है आपका एयू का यौगिक होता है, यानी कि गोल्ड का एक यौगिक होता है स्वर्णरोधी जो सुई होता है वो। आगे बढ़ते हैं तो दाब का विमीय सूत्र क्या होता है दोस्तों? तो आपको पता होगा कि प्रेशर बराबर क्या होता है? पर एरिया, फोर्स पर यूनिट एरिया, यानी कि F अपॉन A ये होता है। अब यहाँ से आप निकाल लेंगे विमीय सूत्र, तो ये हो जाएगा आपका ml t माइनस ml-1 t-2, ये है आपका। चलिए अब आगे बढ़ते हैं तो जैव सेल क्या होता है दोस्तों? तो जैव सेल एक ये कोयला आपका जैव सेल है। यादाश्त का संबंध मस्तिष्क के निम्न में से किस भाग से है? तो दोस्तों यादाश्त का जो संबंध है वो मस्तिष्क के सेरेब्रम पार्ट से होता है, सेरेब्रम। एक जीवाश्म पक्षी का नाम बताएं जो एक पक्षी की तरह दिखता है लेकिन सरीसृप के जैसी एक विशेषताएं होती है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, ये आर्कियोप्टेरिक्स होता है, आर्कियोप्टेरिक्स होता है ये। अब सूची 1 सूची 2 को मिलान करना है, यानी भाषाओं का उल्लेख, दल बदल विरोधी अधिनियम, 73वां संविधान संशोधन अधिनियम और भूमि सुधार अधिग्रहण संबंधित अधिनियम। तो भाषाओं का उल्लेख तो 8वीं अनुसूची में है और दल बदल अधिनियम आपको पता होगा कि ये 10वीं अनुसूची में है। ए का 2 और बी का 1, आपका 36 का जो आंसर हो जाएगा दोस्तों वो ऑप्शन बी हो जाएगा। 1833 के चार्टर अधिनियम के अंतर्गत प्रथम विधि आयोग का गठन किसकी अध्यक्षता में किया गया था? तो पहला जो विधि आयोग का गठन किया गया था 1833 चार्टर अधिनियम के तहत, उसके अध्यक्ष जो थे दोस्तों वो थे आपके लॉर्ड मैकाले। याद रखेंगे निम्नलिखित में से कौन सी औषधि या क्रांति प्याज और झींगा उत्पादन से, प्याज से संबंधित जो क्रांति है दोस्तों वो आपका है गुलाबी क्रांति। याद रखेंगे गुलाबी क्रांति का संबंध किससे है दोस्तों? तो ये संबंध है आपका प्याज और झींगा उत्पादन से। मानव शरीर में सर्वाधिक मात्रा में पाए जाने वाला तत्व कौन सा है? तो सबको पता होगा दोस्तों ये ऑक्सीजन होता है। परिपथ के किन्हीं दो बिंदुओं के बीच विभवांतर मापने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? तो आपको पता होगा कि वोल्ट मीटर से हम विभवांतर मेजर करते हैं। निम्नलिखित में से किन दो संस्थानों को ब्रेटन वुड्स जुड़वा के नाम से जाना जाता है? ठीक है दोस्तों, इसका सही उत्तर है आपका ऑप्शन सी, IMF और विश्व बैंक को ब्रेटन वुड्स के जुड़वा के नाम से जाना जाता है। राइट दोस्तों,
चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अगला सवाल है कि किस वर्ष भारतीय रिजर्व बैंक का राष्ट्रीयकरण किया गया था? और इसका सही उत्तर है दोस्तों 1949 में। सबको पता होगा कि 1949 में भारतीय बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया था। हिंदू राष्ट्र का विचार मूलतः किसका है? तो हिंदू राष्ट्र का जो विचार है दोस्तों, ये आपका वी.डी. सावरकर का था। भारत में आयकर क्या है? प्रत्यक्ष अनुपातिक है या प्रत्यक्ष प्रगतिशील है? अप्रत्यक्ष प्रगतिशील है या अप्रत्यक्ष अनुपातिक है? तो इसका जो सही आंसर है दोस्तों, ये प्रत्यक्ष और प्रगतिशील है। कुचिपुड़ी किस राज्य का प्रसिद्ध लोक नृत्य है? तो इसका सही आंसर है आपका ऑप्शन डी, आंध्र प्रदेश का है कुचिपुड़ी। हिमानी उत्तम पर्व का संबंध किस खेल से है? यानी कि हिमानी उत्तर पर्व जो है वो उनका संबंध किस खेल से है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका मल्ल संघ से। निपख आंदोलन के प्रणेता कौन थे? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन सी, यानी कि दादू दयाल। ये निपख आंदोलन से संबंध रखते थे। ठीक है दोस्तों, अब आगे बढ़ते हैं। तो द्रकमा सिक्का किसने चलाया था? तो द्रकमा जो सिक्का था दोस्तों, वो चलाया था ग्रीक ने। बाढ़ के दौरान हर वर्ष नए एल्यूमिनियम के जमाव को मिट्टी की उर्वरता को बढ़ाता है, तो वो मिट्टी कौन सी होती है? तो सबको पता है, बहुत ही आसान सा सवाल है ये। खादर होता है। वह समुद्री सीमा जहाँ तापमान तेजी से कम होता है, ऐसे समुद्री सीमा को हम क्या कहते हैं दोस्तों? तो इसको थर्मोक्लाइन कहते हैं। बेसल मापदंड किससे संबंधित है? आपको पता होगा बेसल में हुआ था आपका बेसल क्राइटेरिया, जिसको हम कहते हैं बेसल मापदंड। ये आपका बैंकिंग क्षेत्र से रिलेटेड है। बेसल नॉर्म्स 1, बेसल नॉर्म्स 2, बेसल नॉर्म्स 3, 3 तरीके के बेसल नॉर्म्स आए थे बैंकिंग क्षेत्रों में सुधार के लिए। इंग्लिश में पहली बार औद्योगिक क्रांति शब्द का प्रयोग किसने किया था? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा अर्नोल्ड टायम्बी ने किया था। ठीक है दोस्तों, अब हम कुछ इम्पोर्टेंट तथ्य के बारे में देख लेते हैं कि क्या है इम्पोर्टेंट तथ्य। तो भारत में मानव का सर्वप्रथम साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुआ है? तो नर्मदा घाटी से। सर्वप्रथम प्राचीनतम स्थायी जीवन के प्रमाण कहाँ से मिले हैं? तो मेहरगढ़ से मिले हैं। एक ही कब्र से 3 मानव काल के अवशेष मिले हैं, कहाँ से? तो दमदम्मा से मिले हैं। गर्त आवास के साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुए हैं? तो बुर्ज से प्राप्त हुए हैं। मानव के साथ कुत्ते को दफनाने का साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुआ है? तो बुर्ज से ही हुआ है। जूता हुआ खेत का साक्ष्य कहाँ मिला है? तो कालीबंगन से मिला है। अग्निकूट का साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुआ है? तो कालीबंगन से प्राप्त हुआ है। युग्म संधियां का प्रमाण कहाँ से प्राप्त हुआ है? तो कालीबंगन एवं लोथल से प्राप्त हुआ है। नकाशीदार ईंटों का प्रयोग का साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुआ है? तो कालीबंगन से। नर्तकी की कांस्य मूर्ति का जो साक्ष्य वो कहाँ से मिला है? तो मोहनजोदाड़ो से मिला है। शवों को दफनाने की प्रथा का प्रचलन का साक्ष्य ये हड़प्पा से मिला है। शवों को जलाने की प्रथा का साक्ष्य ये मोहनजोदड़ो से मिला है। 3 मुख वाले देवता की मूर्ति ये मोहनजोदाड़ो से मिला है। मिट्टी द्वारा निर्मित हल का साक्ष्य ये वनावली से मिला है दोस्तों। आगे बढ़ते हैं। उन्नत जल प्रबंधन का साक्ष्य ये धौलावीरा से मिला है। बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, ये आपका एसआई और बीपीएससी के भी दृष्टिकोण से, खासकर एसआई में तो बहुत पूछे जाते हैं इससे रिलेटेड, इसलिए आप हमेशा इन सबको याद रखेंगे। शैलकृत स्थापत्य के प्राचीनतम प्रमाण कहाँ से प्राप्त हुए हैं? तो धौलावीरा से हुआ है। वैसा हड़प्पा कालीन स्थल जो 3 भागों में विभक्त है, धौलावीरा से। कृषि का प्रथम साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुआ? तो मेहरगढ़ से। चावल का प्राचीनतम साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुआ है? कोल्डिहवा से। आग का आविष्कार पूरा पाषाण काल में हुआ था। पहिए का आविष्कार नवपाषाण काल में हुआ था। मानव द्वारा सर्वप्रथम प्रयुक्त अनाज कौन सा था? तो जौ या यव जिसको कहते हैं। मानव द्वारा सर्वप्रथम प्रयोग में लाया गया धातु कौन सा था? तो ये तांबा था। राष्ट्रीय मानव संग्रहालय स्थित है कहाँ? तो भोपाल में स्थित है। सिंधु सभ्यता के प्रमुख बंदरगाह कौन से थे? तो लोथल और सुतकोटड़ा थे, याद रखेंगे। और आपका लास्ट है कि हड़प्पा एवं मोहनजोदड़ो को संयुक्त जुड़वा राजधानी किसने कहा था? तो पिग्गट ने कहा था। हड़प्पा और मोहनजोदड़ो को संयुक्त जुड़वा राजधानी पिग्गट ने कहा था। राइट दोस्तों, तो ये था आपका प्रैक्टिस सेट नंबर 1। ठीक है, अब हम दूसरे वीडियो में प्रैक्टिस सेट दूसरे के साथ मिलेंगे। आपको वीडियो कैसा लगा, हमारा ये इनिशिएटिव कैसा लगा, प्लीज कमेंट करके बताओ दोस्तों। जो भी एसआई की तैयारी कर रहे हैं आपके आसपास, उन सबको ये वीडियो शेयर करें दोस्तों। ये काफी हेल्पफुल होने वाला है और ये एडुटेरिया का है। आपको पता होगा कि एडुटेरिया कितना इंपॉर्टेंट है, आपका चाहे बीपीएससी हो या एसआई हो या एसएससी की तैयारी हो। निम्न में से कौन सा मूल अधिकार केवल भारतीय नागरिकों को ही प्राप्त है? तो दोस्तों ये बहुत ही आसान सा सवाल है, आप सबको पता होगा। 15, 16, 19 तीनों जो अनुच्छेद है ये भारतीय नागरिकों को ही केवल प्राप्त होते हैं। ऑप्शन डी इसका सही आंसर है। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन है कि निम्न कथनों पर विचार करिए। राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल 4 वर्ष का होता है, ये तो गलत है दोस्तों। राज्यसभा सदस्य के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? 35 वर्ष, ये भी गलत है दोस्तों। राज्यसभा स्थायी सदस्य है, इसके लिए 1/4 सदस्य प्रति दूसरे वर्ष पदमुक्त हो जाते हैं, ये भी गलत है। तो सबके सब गलत है, ऑप्शन डी इसका
राइट आंसर हो जाएगा। धन विधेयक को राज्यसभा अधिकतम कितने दिनों तक रोक सकती है? आपको बताना है कि धन विधेयक को राज्यसभा कितने दिनों तक रोक सकती है, तो 14 दिन तक। चलैया समिति का गठन किस वर्ष किया गया था दोस्तों? राइट आंसर है आपका ऑप्शन बी, 1991 में किया गया था। निम्न में से किस क्रांति का संबंध कोको उत्पादन या चमड़ा उत्पादन से है? तो इसका सही उत्तर है आपका ऑप्शन ए, ये भूरी क्रांति इससे रिलेटेड है। एक धन जो आसानी से विदेश से आता है लेकिन आसानी से चला जाता है, इस प्रकार के जो मनी होती है उस मनी को हम क्या कहते हैं? तो दोस्तों इस मनी को कहते हैं हॉट मनी। गन्ने का उचित और पारिश्रमिक मूल्य यानी कि फेयर एंड रिम्यूनरेटिव प्राइसेज, FRP अनुमोदित करता है। कौन अनुमोदित करता है दोस्तों? तो इसका सही उत्तर है आर्थिक मामलों की कैबिनेट समिति, यानी कि कैबिनेट कमेटी ऑन इकोनॉमिक अफेयर्स। अगला है कि असहयोग आंदोलन में कौन सा कार्यक्रम शामिल नहीं था? तो अगर आपको पूछता है कि शामिल नहीं था दोस्तों, तो सरकारी वाहनों से यात्रा करने पर पाबंदी, ये शामिल नहीं था। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो कोई व्यक्ति उच्च न्यायालय का न्यायाधीश नियुक्त होने का पात्र होगा जब यह, तो उसकी क्या क्राइटेरिया होना चाहिए? तो इसका सही आंसर जो है वो ऑप्शन ए है, केवल एक, यानी कि भारत राज्य क्षेत्र में कम से कम 10 वर्षों तक न्यायिक पद धारण किया हो या लगातार 10 वर्ष तक उच्च न्यायालय या न्यायालयों में अधिवक्ता रहा हो। ठीक है दोस्तों, और उम्र का कोई वर्णन नहीं है। वित्तीय आपात उद्घोषणा का अनुमोदन करने वाले संकल्प सदन के दोनों सदनों द्वारा कितने माह के भीतर होना चाहिए वित्तीय आपात? तो इसका सही उत्तर है दोस्तों ऑप्शन सी, यानी कि 2 महीने तक। भारत में पहली बार केंद्र सरकार के विरुद्ध लोकसभा में नो कॉन्फिडेंस मोशन यानी कि अविश्वास प्रस्ताव कब लाया गया था? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, 1963 में। दांडी मार्च की समाप्ति किस तिथि को हुई थी? तो इसका सही उत्तर है आपका ऑप्शन सी, 6 अप्रैल 1930 को। गांधी के जीवन काल में घटी निम्न घटनाओं का कालक्रम क्या है? कालक्रम में से कौन सही नहीं है? तो चौरा-चौरी घटना 5 फरवरी 1922 को हुआ था। द्वितीय गोलमेज सम्मेलन 7 दिसंबर 1931 को। पुणा समझौता 24 सितंबर 1932 और भारत छोड़ो आंदोलन 23 मार्च 1942। तो ये बताता है कि कौन सही नहीं है। तो दोस्तों इसका सही उत्तर है आपका ऑप्शन डी, भारत छोड़ो आंदोलन 23 मार्च 1942 नहीं, 8 अगस्त 1900, 9 अगस्त 1900। आजाद हिंद फौज के साथ सुभाष चंद्र बोस ने सिंगापुर में स्वतंत्र भारत की अस्थायी सरकार का गठन कब किया था? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, 21 अक्टूबर 1943 को। सती प्रथा का उन्मूलन किया गया था, किसके द्वारा किया गया था दोस्तों सती प्रथा का उन्मूलन? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, यानी कि 1829 के 17 के द्वारा, नियम 17 के द्वारा। वहाबियों के विद्रोह को कुचलने का श्रेय किस गवर्नर जनरल को जाता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, लॉर्ड एल्गिन को जाता है दोस्तों। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला सवाल है कि त्रिपक्षीय संघर्ष में निम्नलिखित में से कौन सा राजवंश शामिल नहीं था? तो आपको पता होगा पाल प्रतिहार राष्ट्रकूट थे, पल्लव नहीं थे। सिंधु घाटी सभ्यता के अंतर्गत शवों को दफनाने के अवशेष मिले हैं, जिनमें शवों के सिर किस दिशा में रखे हुए मिले हैं? तो इसका जो सही आंसर है वो आपका ऑप्शन ए है, उत्तर दिशा में। किस बौद्ध संगति में बौद्ध धर्म का 2 संप्रदायों में विभाजन हो गया था? तो इसका सही उत्तर है आपका ऑप्शन डी, चतुर्थ बौद्ध संगति में। महावीर स्वामी को किस नदी के तट पर कैवल्य की प्राप्ति हुई थी? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, ऋजुपालिका नदी के तट पर। आजीविक संप्रदाय के संस्थापक निम्न में से कौन है? तो इसका जो सही आंसर है दोस्तों वो हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, मखाली पुत्र। किस मुगल शासक के शासन काल को स्थापत्य कला का स्वर्णिम काल कहा जाता है? तो इसका सही उत्तर है आपका ऑप्शन सी, शाहजहां के शासन काल को। अब मैच 1 मैच 2 करना है। तो विटामिन B7 ये किसमें हेल्प करता है? विटामिन B12 किसमें हेल्प करता है? विटामिन ई सेल और विटामिन के। तो इसका जो सही उत्तर है दोस्तों वो ऑप्शन ए है, यानी कि ए का 3 है। बालों को झड़ने से बचाता है विटामिन B7। विटामिन B12 क्या करता है? ये पर्णाशी और रक्तता होता है। ये विटामिन ई क्या करता है दोस्तों? तो ये बांझपन उत्पन्न होने से रोकता है। और विटामिन के का काम क्या है दोस्तों? तो रक्त को थक्का जमने में मदद करता है। ठीक है, अब अगला है कि तारों के मध्य दूरी ज्ञात करने की इकाई कौन सी है? तो तारों के मध्य दूरी ज्ञात करने की गैलेक्टिक इकाई होती है। निम्नलिखित में से कौन सा रोग पुरुषों की तुलना में महिलाओं में बहुत कम होता है? तो इसका जो आंसर है वो है आपका ऑप्शन बी, वर्णांधता। दोस्तों ये जो कलर ब्लाइंडनेस होता है इसका वाहक तो स्त्रियां होती है, लेकिन इससे ग्रसित जो होता है वो पुरुष होते हैं ज्यादातर। हीमोग्लोबिन लाल रक्त कोशिकाओं के अंदर एक प्रोटीन है और यह निम्न में से किसका वहन करता है? तो हीमोग्लोबिन किसका वहन करता है दोस्तों? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, संवहन। मुगल काल में मुहतसिब कौन हुआ करते थे? तो मुहतसिब जो होते थे दोस्तों वो होते थे आपके
आचरण अधिकारी। दीवान ए अर्ज किस विभाग से संबंधित था? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, सैन्य विभाग। वह श्रावण और दशवंत किस शासक के दरबारी चित्रकार हुआ करते थे? तो इसका सही आंसर है आपका ऑप्शन बी, अकबर के। निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है? परमाणु गृह और राज्य बताना है। तो इसका सही उत्तर है दोस्तों ऑप्शन बी, कुडनुकुलम। कर्नाटक नहीं है, तमिलनाडु में है। हेमोग्लोबिन का वहन करता किसका करता है? तो ऑक्सीजन का करता है। 34 देख लेते हैं कि किसी पदार्थ को एक अवस्था से दूसरी अवस्था में बिना तापमान में बदलाव परिवर्तन के लिए आवश्यक ऊष्मा क्या कहलाती है दोस्तों? तो आवश्यक ऊष्मा गुप्त ऊष्मा कहलाती है। निम्नलिखित कोशिका अंगों में से किस में न्यूक्लिक अम्ल नहीं पाया जाता है? तो इसका सही उत्तर है आपका ऑप्शन डी, जीवद्रव्य। जीवद्रव्य में आपका डीएनए या न्यूक्लिक अम्ल नहीं पाया जाता है। निम्न में से कौन सा केंद्रीय में पाया जाता है? हल्दी लौह में भी पाया जाता है, राइबोसोम में भी पाया जाता है। निम्न में से कौन सा विटामिन ए का अच्छा स्रोत नहीं है? तो जो विटामिन ए का अच्छा स्रोत नहीं है वो दोस्तों है जंतुओं का यकृत एवं गुर्दे। ये ओमेगा फैटी एसिड मिलते हैं, ओमेगा फैटी एसिड इससे प्राप्त होता है, जो जंतुओं के यकृत और गुर्दे जो होते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो 38वीं समानांतर रेखा किन दो देशों के मध्य स्थित है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए, उत्तर कोरिया और साउथ कोरिया के बीच जो रेखा है वो 38वीं समानांतर रेखा है। निम्न में से कौन सा एक अच्छे ईंधन का गुण नहीं है? इसका जो आंसर है वो ऑप्शन बी हो जाएगा, जलने पर ज्यादा से ज्यादा अवशिष्ट और हानिकारक गैसों का सर्जन। ये नहीं होना चाहिए दोस्तों। अब आपको मिलान करना है तो प्रतिरोध, ये प्रतिरोध का होता है आपका ओम मात्रक। विद्युत प्रवाह, पहले बल का देख लेते हैं। तो बल का न्यूटन होता है और पावर जो का होता है वाट होता है। तो विद्युत प्रवाह एम्पियर हो जाएगा, यानी कि ए का 4, बी का आपका हो जाएगा 1, बी का 1, ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा। राइट दोस्तों, अगला यह है कि धातुओं में सबसे कम घनत्व वाला तत्व कौन सा है? धातुओं के अंतर्गत पूछ रहा है। तो धातुओं के अंतर्गत जो सबसे कम घनत्व वाला तत्व है वो आपका लिथियम आता है, ऑप्शन बी सही आंसर हो जाएगा दोस्तों। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। प्राकृतिक रबर के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? आपसे पूछ रहा है कि कौन सा कथन सही नहीं है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन ए, यह प्राकृतिक बहुलक है और इसमें लोचदार गुण होते हैं। किसी तत्व का रासायनिक गुण निम्न में से कौन तय करता है? तो आपको पता होना चाहिए। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, इलेक्ट्रॉनों की संख्या। देवप्रयाग किन नदियों के संगम पर स्थित है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन ए, भागीरथी और अलकनंदा। निम्नलिखित में से किस राज्य से कर्क रेखा बीचों बीच गुजरती है? किस राज्य से कर्क रेखा जो है वो बीचों बीच गुजरती है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका मध्य प्रदेश के बीचों बीच से होकर के गुजरती है। निम्नलिखित में से कहाँ सर्वाधिक जैव विविधता पाई जाती है? तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, उष्णकटिबंधीय वर्षावनों में। निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है? तो रोहिल्ला राष्ट्रीय उद्यान गुजरात में नहीं होता है, राइट आंसर बी हो जाएगा आपका। निम्नलिखित में से कौन शीत महासागरीय जलधारा नहीं है दोस्तों? तो अहुलास शीत महासागरीय नहीं है, ये गर्म जलधारा है। निम्नलिखित में से किस नदी को दक्षिण भारत की गंगा कहा जाता है? तो कावेरी नदी को दक्षिण भारत की गंगा कहा जाता है। प्रशांत महासागर क्षेत्र में रिंग ऑफ फायर किस लिए जाना जाता है दोस्तों? तो इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा आपका 47 का आंसर हो जाएगा। आपको पता होगा कि ये भूकंप और ज्वालामुखी के लिए जाना जाता है। तो ए और 2 आप देख लीजिए, ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा 47 का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी। अब कुछ स्मरणीय तथ्य है आपके सामने, उसको देख लेते हैं कि क्या है स्मरणीय तथ्य। तो प्रमुख दर्शन है उसके प्रतीक कौन है? तो योग दर्शन के प्रणेता कौन है? तो पतंजलि है। न्याय दर्शन के गौतम ऋषि है। सांख्य दर्शन के कपिल मुनि है। चार्वाक दर्शन के वैशेषिक कणाद ऋषि है। पूर्व मीमांसा के जैमिनी है और उत्तर मीमांसा के बदरायण है। अब कुछ संप्रदाय है और उसके संस्थापक। तो आजीवक संप्रदाय के संस्थापक थे मखाली पुत्र घोषाल। अनिश्चयवादी के थे संजय विठल पुत्र। भौतिकवादी के थे पकुध कच्चायन और घोर अक्रियवादी के थे पूर्ण कश्यप। राइट दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है? आपको बताना है। तकला मकान या थार या आटाकामा या गिब्सन। तो आपको पूछ रहा है कि सुमेलित नहीं है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन डी, गिब्सन। ये गिब्सन आपका अफ्रीका में नहीं है। प्रतिरोधात्मक और घर्षणात्मक बेरोजगारी क्या होती है दोस्तों? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, व्यवसाय या रोजगार परिवर्तन की प्रक्रिया के दौरान श्रमिक व्यक्ति का कुछ समय के लिए बेरोजगार होना, ये प्रतिरोधात्मक या घर्षणात्मक बेरोजगारी कहलाती है। ठीक है दोस्तों, चलिए अब हमारा लास्ट क्वेश्चन है कि न्यूनतम समर्थन मूल्य एमएसपी के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए। और आपको कह रहा है कि न्यूनतम समर्थन मूल्य आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति द्वारा प्रस्तावित की जाती है और न्यूनतम समर्थन मूल्य कृषि लागत एवं मूल्य आयोग द्वारा अनुमोदित होती है। तो आपको बताना है कि इनमें से कौन सा सही है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, दोनों सही है। ठीक है दोस्तों, तो ये रहा हमारा टेस्ट नंबर 2। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो देखने के लिए आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। आप लोगों को वीडियो कैसा लग रहा है प्लीज हमें कमेंट करके बताओ। तब तक के लिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।